हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। 2 पार्ट्स ऑलरेडी इस चैप्टर का अपलोड हो चुका था। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ताकि चैप्टर को आगे समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट पार्ट में हमने इन चारों टॉपिक्स को पढ़ लिया था। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास, ये सब आपको पार्ट 1 में मिलेगा। पार्ट 2 में हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमने सॉल्व किए थे। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीसरा पार्ट है। और इस वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली वर्ड्स स्पेशली आप ही लोग के लिए बनाया गया है। यहाँ पर 9th और 10th का बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बट इससे पहले जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जब तक एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई न किया जाता हो, जब तक किसी बॉडी पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई न किया जाता हो, तब तक अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका मोमेंटम बदल जाता है। पहले अगर मोमेंटम P1 था तो बाद में मोमेंटम P2 हो जाता है, और ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P2 माइनस P1, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई T, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। इस इक्वेशन से हमने एक नया इक्वेशन डिराइव किया था, F इक्वल टू ma, और यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मेन इक्वेशन। इसी से हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया था। अब चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 9 में थर्ड लॉ ऑफ मोशन का केवल हमें डेफिनेशन देखना है और एग्जाम्पल देखना है, बस। इसके आगे हमें नहीं जाना है। इसके आगे जो इक्वेशन होगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा, वो सब आप 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास में पढ़ेंगे। अभी वो सब आपको नहीं देखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आप दीवार पर बॉल को मारेंगे तो बॉल जो है वापस लौट जाएगा दीवार से टकरा कर। अगर आप बॉल को और तेज़ी से मारेंगे ना तो बॉल और तेज़ी से लौटेगा। बॉल को और तेज़ी से मारेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से लौटेगा। इसी फेनोमेनन के बारे में न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप दीवार पर फोर्स लगाएंगे ना, दीवार को धकेलेंगे तो दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगा। अब देखिए दीवार कैसे फोर्स लगाएगा। आप सोचेंगे कि दीवार तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, ये कैसे फोर्स लगा सकता है। लगा सकता है। अगर आप फोर्स लगाएंगे ना और दीवार अगर फोर्स नहीं लगा रहा होता तो दीवार आराम से उधर चले जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो दीवार आगे नहीं बढ़ता है, आगे की तरफ नहीं खिसकता है, मतलब वो भी फोर्स लगा रहा होता है। और जितना फोर्स आप लगाएंगे ना दीवार भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। अब यहाँ पर जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना वो हो गया एक्शन फोर्स, और जो फोर्स दीवार आप पे लगा रहा है वो हो गया रिएक्शन फोर्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही होगा रिएक्शन फोर्स। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह से दो बॉल है, मान लेते हैं दोनों आपस में टकराया, दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, तो ये बॉल दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा बॉल इस पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर हम ग्रीन बॉल के रिस्पेक्ट में देखें तो ग्रीन बॉल जो फोर्स लगा रहा है येलो वाले पर उसको हम लोग एक्शन फोर्स बोलेंगे, और वापस से येलो बॉल जो इस पर फोर्स लगा रहा है ना उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, और दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो फोर्स लगा रहा है उसको एक्शन फोर्स बोलेंगे, और वापस जो फोर्स इस पर लग रहा है उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं इधर से एक साइकिल जा रही है और उधर से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, दोनों आपस में टकरा जाता है। आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि कौन किस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ट्रक साइकिल पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा या साइकिल ट्रक पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो चलिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जब भी एक्शन फोर्स लगेगा तब एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, और एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स आपस में बराबर होंगे। अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कि साइकिल भी आगे बढ़ रही थी, ट्रक भी आगे बढ़ रहा था, दोनों आपस में टकरा गया। ऐसे में अगर साइकिल ट्रक पर F फोर्स लगा रहा है तो ट्रक भी साइकिल पर F फोर्स ही लगाएगा। दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा। साइकिल ट्रक पर जो फोर्स लगा रहा है वो हो गया एक्शन फोर्स,
और वापस जो ट्रक साइकिल पर फोर्स लगा रहा है वो हो गया रिएक्शन फोर्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल, एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल होता है और अपोजिट होता है। उसी तरह अगर हम ट्रक के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्रक ने जितना फोर्स साइकिल पर लगाया, ट्रक पर भी उतना ही फोर्स साइकिल लगाएगा। एक्शन फोर्स जो होगा वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर दोनों आपस में टकराता है तो साइकिल ट्रक पर जितना फोर्स लगाएगा, ट्रक भी साइकिल पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होता है कि ट्रक भारी है तो ट्रक ज़्यादा फोर्स लगा देगा और साइकिल हल्की है तो साइकिल कम फोर्स लगा पाएगी। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी एफ फोर्स ही अप्लाई कर रहा है और ये भी एफ फोर्स ही अप्लाई कर रहा है, तो जब दोनों टकराता है तो साइकिल क्यों फेंका जाता है, ट्रक क्यों नहीं फेंकाता है? इस बात का आंसर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि F इक्वल टू एम ए होता है, तो साइकिल के लिए भी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, और ट्रक के लिए भी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। फोर्स तो दोनों तरफ सेम है, जो कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। अंतर क्या है इन दोनों में और इन दोनों में? यहाँ पर दोनों के मास में अंतर है, ये हो गया मास ऑफ साइकिल और ये हो गया मास ऑफ ट्रक। और दोनों के एक्सेलरेशन में भी अंतर होगा, इसी कारण से ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल और ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। जब दोनों तरफ फोर्स का वैल्यू इक्वल है तो ये जो वैल्यू दोनों का है वो भी आपस में इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मास ऑफ साइकिल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल इक्वल होना चाहिए मास ऑफ ट्रक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के। अब देखिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं साइकिल का जो वजन है 20 किलो है, 20 केजी का साइकिल है, और एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल कुछ भी होगा वो अभी हम आपको समझाएंगे। इक्वल होना चाहिए मास ऑफ ट्रक, ट्रक का मास मान लेते हैं 1000 केजी, वैसे ज़्यादा ही होगा लेकिन 1000 केजी मान लेते हैं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। अब देखिए क्योंकि दोनों तरफ का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए तब ना दोनों साइड बराबर होगा आपस में। अगर यहाँ पर मास कम है तो एक्सेलरेशन को ज़्यादा होना पड़ेगा, और यहाँ पर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा, तब ना दोनों साइड इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल का जो एक्सेलरेशन है ना वो ज़्यादा होगा और ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा। इसी कारण से ट्रक जो है ना पीछे नहीं खिसकेगा, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साइकिल का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, साइकिल जो है ना बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करके पीछे की तरफ फेंका जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों आपस में टकराएंगे तो फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर बराबर ही लगाएंगे, लेकिन ये जो ज़्यादा इम्पैक्ट हमें साइकिल पर देखने को मिल रहा है ना, साइकिल के साथ जो ज़्यादा नुकसान हुआ ना, उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साइकिल का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है। इसका मास कम है इसी कारण से इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है, और इसका मास ज़्यादा है इसी कारण से इसका एक्सेलरेशन कम होता है। इसी कारण से साइकिल बहुत दूर जाकर गिरता है, जबकि ट्रक पर नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है। एक और कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना है, और हो सकता है आपके दिमाग में डाउट भी आया होगा, कि जब दोनों फोर्स इक्वल हैं और जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल क्यों नहीं कर दे रहे हैं? हमने पढ़ा था ना कि जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और बॉडी पर एक बैलेंस्ड फोर्स लगता है, और बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी चेंज इन मोशन या चेंज इन रेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वैसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसका रीज़न बहुत सिंपल है। बैलेंस्ड फोर्स जो लगता है ना, एक ही बॉडी पर अगर फोर्स लगे ना मल्टीपल फोर्सेस, जैसे कि इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो एक ही बॉडी पर ना दोनों फोर्स लग रहा है, इसी कारण से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और बॉडी जैसा का तैसा बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो दोनों फोर्स लग रहा है ना, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, दोनों आपस में इक्वल तो हैं, अपोजिट भी हैं, लेकिन दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है। एक्शन फोर्स जो है ना वो ट्रक पर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स जो है वो साइकिल पर लग रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो भी हमने पढ़ा, उसमें जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगता है ना वो सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है, वो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है। इसी कारण से वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। और ये लाइन तो आपको याद ही रखना है कि जब दो बॉडी आपस में टकराएंगे, उसका मास कुछ भी हो, फोर्स अप्लाइड ऑन ईच अदर विल बी इक्वल, एक दूसरे पर दोनों बराबर फोर्स ही अप्लाई करेंगे। अब चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला है फुटबॉल कॉलिजन। जब फुटबॉल खेलते समय एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाता है तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं।
जैसे कि अगर हम इस खिलाड़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो फोर्स दूसरे पर लगाया ना उसको एक्शन फोर्स कहेंगे, और ये जो इस पर जो फोर्स लगा ना उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहेंगे, और दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होते हैं। आप स्प्रिंग बैलेंस एक्सपेरिमेंट करके भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं। आपको 2 स्प्रिंग बैलेंस ले लेना होगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है पता है? स्प्रिंग बैलेंस ऐसा होता है जैसा यहाँ पर दिख रहा है, इसमें यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे स्केल में होता है ना वैसे इंडिकेटर होता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है और ऐसे हुक लगा होता है। हुक में अगर आप वजन टांगेंगे तो जितना भारी ये होगा ना, ये स्प्रिंग उतना ही एक्सपेंड होगा, और यहाँ पर उसका जो इंडिकेटर होगा उतना ही नीचे चले जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि वो कितना किलो का सामान है। मतलब उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो भी हमें इससे पता चल सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 2 स्प्रिंग बैलेंस लेना है, दोनों को एक दूसरे से अटैच कर देना है, और ये जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है इसको हमें दीवार से अटैच कर देना है। अब आपको इसको खींचना है। जब आप इसको खींचेंगे ना तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इस पर फोर्स लगाएगा, और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इस पर फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। कैसे पता चलेगा कि इक्वल होगा? जितना रीडिंग आपको इसमें दिखेगा ना उतना ही रीडिंग आपको इसमें भी दिखेगा। इससे पता चलता है कि जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगा रहा है। एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। चलते समय भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। जब हम लोग चलते हैं ना तो हम लोग पैर से ज़मीन को पुश करते हैं, और ज़मीन जो है ना हमारे पैर को पुश करता है। इसके कारण हमें एक फॉरवर्ड पुश मिलता है और हमारा बॉडी आगे की तरफ बढ़ पाता है। ज़मीन पर हमारा पैर जो फोर्स लगाता है अगर हम उसको एक्शन फोर्स कहें, तो ज़मीन जो हमारे पैर के ऊपर फोर्स लगाए ना उसको रिएक्शन फोर्स कहा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ अ गन। अगर आपने मेला में बलून फोड़ा है गन से तो आपको पता होगा कि जब भी गन को चलाया जाता है ना तो गन पीछे की तरफ एक झटका मारता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से समझिए। जब भी गन को चलाया जाता है ना तो गन गोली पर एक फॉरवर्ड पुश लगाती है, गोली पर एक आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और इसके अपोजिट जितना फोर्स जो है ना गोली पर लगा ना उतना ही फोर्स गोली भी गन पर लगाती है। तो गोली पर जितना फोर्स लगा वो हो गया आपका एक्शन फोर्स, और गोली ने गन पर जितना फोर्स लगाया उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन फोर्स। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होते हैं। अच्छा अब बताइए कि जब दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं तो गोली इतना तेज निकल जाती है जबकि गन थोड़ा सा पीछे झटका लग के रुक जाता है। ऐसा क्यों? गन भी एकदम तेजी से उतना ही तेजी से पीछे जाना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो फिर से आप ट्रक और साइकिल वाला एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गोली जो है ना वो साइकिल की तरह है, और ये जो गन है भारी सा वो ट्रक की तरह है। जब आदमी नाव से जंप करके किनारे पर आता है तो उस समय भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। यहाँ पर इंसान ने नाव पर जो फोर्स लगाया वो हो गया आपका एक्शन फोर्स, और नाव ने भी इंसान पर एक फोर्स लगाया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन फोर्स, और दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। एक्शन फोर्स नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा, नाव आपको पीछे जाती हुई दिखेगी, और रिएक्शन फोर्स जो है ना आदमी को आगे की तरफ धकेलेगा, और आदमी जो है ना किनारे पर आ जाएगा। अच्छा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप है, नाव नहीं है, बहुत भारी और बहुत बड़ी शिप है, और उस पर से आदमी जंप करता है। तो क्या शिप भी पीछे की तरफ पुश होगी? नहीं, उस समय शिप पीछे की तरफ पुश नहीं होगी, क्योंकि शिप का मास बहुत ज़्यादा है। मास बहुत ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, और इसका मास शिप के मुकाबले बहुत कम है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। दीवार वाला एग्जाम्पल तो बताया ही। जब हम दीवार को पुश करते हैं तो जो फोर्स हम लगाते हैं दीवार पर वो एक्शन फोर्स हो गया, और दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, वो हो गया रिएक्शन फोर्स। दीवार ने आप पर जो फोर्स लगाया अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप स्केट बोर्ड पर खड़े हो जाइए और आप दीवार को पुश कीजिए। जैसे आप दीवार को पुश करेंगे ना आपका बॉडी स्केट बोर्ड के साथ पीछे जाने लगेगा। नाव चलाते समय भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। नाव को हमें आगे ले जाना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर को पीछे पुश करते हैं। एक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण जो है नाव आगे बढ़ने लगती है। अगर आप स्केटबोर्ड से जंप करेंगे तब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। जब स्केटबोर्ड से जंप करेंगे ना तो आप स्केटबोर्ड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे और स्केटबोर्ड आप पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो आप आगे की तरफ कूद जाएंगे और स्केटबोर्ड जो है पीछे की तरफ खिसक जाएगा। रॉकेट को उड़ने में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि इससे बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। अगर इसको हम लोग एक्शन फोर्स कहेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण जो है रॉकेट ऊपर की तरफ भागने लगती है। पक्षियों को उड़ने में भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स हेल्प करता है।
जब पक्षी अपने पंखों से नीचे की तरफ पुश करती है ना, एक एक्शन फोर्स लगाती है, तो हवा एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स लगाता है, और इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्स के कारण पक्षी अपने आप को हवा में बनाए रख पाती है और उड़ पाती है। तो इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल देखे उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब अगर एक्शन फोर्स लगेगा तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, दोनों हमेशा साथ साथ लगते हैं। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों जो फोर्सेस होंगे ना, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, दोनों जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। एक अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच इज़ वाई दे डोंट कैंसिल आउट। ये दोनों फोर्सेस, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। एक्शन फोर्स इस पर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स इस पर लग रहा है, इसी कारण से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। अगर दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर लगता ना, जैसे कि ये ब्लू वाला बॉल है, इसी पर अगर एक्शन फोर्स भी लगता, इसी पर अगर रिएक्शन फोर्स भी लगता, तब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर पाते। लेकिन एक्शन फोर्स लग रहा है इस पर और रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस पर। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम बताए थे ना कि फोर्स का कितना इफेक्ट हमें दिखेगा वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। मास अगर कम होगा ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर जाकर गिरेगा कॉलिजन के बाद, और मास अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जाए, जैसे कि ट्रक के साथ हुआ था। गन वाले एग्जाम्पल को देखें तो वहाँ भी वही होता है। बुलेट का मास कम है, इस कारण से उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बुलेट बहुत तेज़ी से निकल कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन गन का मास ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसलिए गन हल्का सा पीछे झटका खाता है और रुक जाता है। तो फाइनली हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया। ये पूरा चैप्टर ख़त्म। अब आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लाइन से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।